अगर एक आदमी एक काम को 1 घंटे में करता है तो 3600 आदमी उस काम को कितने समय में करेंगे? उत्तर देंगे बिल्कुल अंत में। ये सवाल हमने क्यों पूछा? पतंजलि से जुड़ी एक खबर के चलते। खबर क्या है और इस सवाल के जवाब में कैसे जाना है समझेंगे आसान भाषा में मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। एक कंपनी है रुचि सोया, खबरों में बनी हुई है। क्यों? इसलिए क्योंकि इसके शेयर ने पिछले 5 महीनों में इन्वेस्टर्स के पैसे 80 गुना कर दिए हैं, ऐसी खबरें हैं। यानी अगर आपने 27 जनवरी 2020 को इसमें 1 करोड़ रुपए लगाए होते किसी से ब्याज में उधार लेकर भी, और आपने जिससे उधार लिए उसको अगर 5 गुना भी लौटा रहे होते तो भी 75 करोड़ के मालिक आप बन गए होते। अब सवाल ये है कि क्या ये बात सच है? गणित और लॉजिक के आधार पर यह आपका करोड़पति हो जाना बिल्कुल ठीक है, लेकिन असल में ऐसा संभव नहीं था और इसी गणित और वास्तविकता के बीच का अंतर हम आगे समझेंगे। मगर सबसे पहले रुचि सोया की हिस्ट्री। 34 साल पुरानी कंपनी है ये। दिनेश सहारा ने इसे 1986 में खोला। सोया की खान कहे जाने वाले राज्य मध्य प्रदेश में। इसके ब्रांड कितने हिट हुए थे इसका अंदाजा इससे लगाइए कि जिस तरह आप टूथपेस्ट को कोलगेट और ट्रू कॉपी को जेरोक्स कह देते हैं, वैसे ही सोया चंक्स को भी कई बार सिर्फ न्यूट्रीला बोला होगा। 2001 से 2015 तक लगातार रुचि सोया ने अपने शेयर धारकों को डिविडेंड दिए हैं। डिविडेंड मतलब शेयर धारकों की मलाई। फिर 2016 में क्यों नहीं दे पाई? 2016 ही नहीं, उसके बाद से कभी भी नहीं दे पाई। हुआ ये कि 2016 से कंपनी को भारी नुकसान होना शुरू हो गए। करेले पे नीम चढ़ा ये कि कंपनी पहले से ही कर्ज में थी। 2008 में 2000 करोड़ के कर्जे तले दबी कंपनी अपना कर्ज 2012 में 6000 करोड़ के लगभग बढ़ा चुकी थी। असल में जब कंपनी फायदे में थी तब भी वो एक्सपेंशन के लिए कर्ज पर कर्ज लेती रही। कंपनी का टर्नओवर तो बहुत ज्यादा था, लेकिन प्रॉफिट टर्नओवर का सिर्फ 2 से 5%। 2017 में इसने बैंक्रप्सी फाइल की, यानी दिवालिया होने की अनुमति मांगी। कहते हैं कि कंपनी के मालिक को सट्टे की आदत लग गई थी। कमोडिटी में ट्रेडिंग शुरू की, करोड़ों रुपए गंवा दिए, बैंक से उधार लिए, उस उधार को चुकाने के लिए फिर से उधार लिए। कुचक्र शुरू हुआ, बैंक नाराज हो गए। तो जब रुचि सोया ने बैंकर्स को 9300 करोड़ रुपए का उधार चुकाना था, बैंक घसीट के ले गए इसे NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में। इन बैंक्स में सबसे बड़े ऋणदाता थे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और DBS बैंक। आसान भाषा में समझिए कि NCLT में अगर कोई कंपनी जाए या किसी कंपनी को ले जाए तो दोनों का ही अर्थ है कि वो कंपनी या तो दिवालिया होगी, उसके एसेट्स बेचकर उधार चुकाए जाएंगे, या फिर कोई खरीदार मिले तो उस कंपनी को औने पौने दामों में बेचकर तकादा करने वालों की भीड़ को शांत कर दिया जाएगा। तो बात तय हुई कि रुचि सोया बेची जाएगी ताकि उधार चुकता किया जा सके। कंपनी की बोली लगाई अडानी और पतंजलि आयुर्वेद ने। पहले ये बिडिंग अडानी जीत गई थी, लेकिन इंसॉल्वेंसी कोड के सेक्शन 29A के अनुसार कोई व्यक्ति अगर किसी फंसे हुए लोन से जुड़ा हो या उसके रिश्तेदार किसी अन्य कंपनी को खरीदने के लिए बोली नहीं लगा सकते। रोटोमैक के मालिक विक्रम कोठारी को याद करिए, उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा का करोड़ों का लोन डिफॉल्ट किया था। हालात यहां तक पहुंच गई कि CBI ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। अब विक्रम कोठारी की बेटी नम्रता गौतम अडानी की पत्नी है। गौतम अडानी कौन है? अडानी ग्रुप के मालिक। अब आप कहोगे कि 2 दिग्गज अडानी और रामदेव एक एक डूबते टाइटैनिक के लिए क्यों लड़ रहे थे? इसलिए क्योंकि वो जहाज नहीं था, कोई आम जहाज नहीं था, वो टाइटैनिक था। मतलब उजड़ गई फिर भी दिल्ली। मतलब रुचि सोया के पास अब भी 30 लाख टन प्रतिवर्ष से ज्यादा की ऑयल रिफाइनिंग की क्षमता है। देश भर में इसके 13 रिफाइनिंग प्लांट्स हैं, जिसमें से आधे दर्जन तो समुद्र के काफी करीब हैं, और भारत में 2/3 खाने वाला तेल आयात किया जाता है। बाकी का गणित आप लगा ही चुके होंगे। अडानी इसमें इंटरेस्टेड थे क्योंकि फॉर्चून अडानी का ही है और ये खरीद उनके लिए एक एक्सपेंशन जैसी थी। रही बात पतंजलि की, तो वो FMCG में कितना और कितने सालों से अग्रेसिव है ये तो आपको नजदीक में खुले पतंजलि स्टोर्स और टीवी पर आने वाले उनके विज्ञापनों से पता ही होगा। अब आते हैं मैथ्स पर और सच्चाई पर। तो अंततः पतंजलि ने रुचि सोया को खरीद लिया 4350 करोड़ में। बात सितंबर 2000 की है। इस 4350 करोड़ में से 4235 करोड़ रुपए बैंक्स का उधार चुकाने में गए। हालांकि ये कुल कर्ज का आधा भी नहीं था, लेकिन चलो कुछ तो चुकाया गया। और इंटरेस्टिंग बात ये कि रुचि सोया खरीदने के लिए पतंजलि ने अपनी जेब से पैसे नहीं दिए, ज्यादातर पैसे बैंक से ही लोन लिए। वो गुलजार का गीत है ना, पैसा कमाने के लिए भी पैसा चाहिए।
नवंबर 2016 को रुचि सोया को शेयर मार्केट से डीलिस्ट कर दिया गया। तब इसके एक शेयर का मूल्य 3 रुपए 32 पैसे था। डीलिस्ट मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स इसके शेयर न खरीद सकते थे और जिनके पास रुचि सोया के शेयर पहले से थे वो इसे बेच नहीं सकते थे। इसके बाद रीस्ट्रक्चरिंग की प्रक्रिया चालू हुई तो 4,350 करोड़ में से बैंक का उधार दे चुकने के बाद जो पैसे बचे उसे कंपनी की रीस्ट्रक्चरिंग में लगाया गया। इस कंपनी के शेयर्स की ट्रेडिंग कुछ दिनों के लिए बंद कर दी गई। 27 जनवरी 2020 को इसके शेयर्स को फिर से मार्केट में खरीद फरोख्त के लिए रीलिस्ट किया गया। अब इंसॉल्वेंसी, डीलिस्टिंग, रीस्ट्रक्चरिंग और रीलिस्टिंग के बाद आपके शेयर्स का क्या हुआ, जिसके बारे में सब लोग कह रहे थे कि वो पहले से 80 गुना बढ़ गया। इसका उत्तर जानने से पहले ये जान लीजिए, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कानून में खुदरा शेयर धारकों के लिए कोई कानून नहीं है। जिसने अब कंपनी खरीदी है, निर्णय लेने का अधिकार उसे ही दिया जाता है। उसे जो भी शेयर होल्डर्स के साथ करना है करे। ऐसा इसलिए क्योंकि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। शेयर धारकों को वैसे भी कुछ नहीं मिलना था तो शेयर धारकों को भागते भूत की लंगोट से संतुष्ट होना पड़ता है। अब पतंजलि ने क्या किया? डीलिस्टिंग के वक्त रुचि सोया के एक शेयर का मूल्य 3 रुपए 32 पैसे था। रीस्ट्रक्चरिंग के बाद हुई रीलिस्टिंग में शेयर का मूल्य तय हुआ 16 रुपए 10 पैसे। इस हिसाब से तो हर एक शेयर धारक की इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1.5 महीने में 5 गुना हो गई। उत्तर है नहीं। पतंजलि ने भारत में शेयर के 2 सबसे बड़े बाजारों BSE और NSE को ये नोटिफिकेशन दे दिया कि वो शेयर धारकों की शेयर की कीमत को 99% घटा रहा है या शेयर होल्डर्स को हर 100 पुराने शेयर के बदले एक नया शेयर दे रहा है। तो ये हुआ 1 और 100 1:100 का डाइल्यूशन। ये डाइल्यूशन इसलिए किया गया ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स के शेयर्स घटें और प्रमोटर्स के शेयर बढ़े या प्रमोटर्स को कंपनी में ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी मिले। प्रमोटर्स का मतलब कौन? मालिक लोग। आगे और समझेंगे इनके बारे में। आपने डीलिस्टिंग के वक्त 100 रुपए रुचि सोया में इन्वेस्ट किए होते तो वो रीलिस्टिंग के बाद हो गए होते 4 रुपए 84 पैसे और 29 जून को जब शेयर का मूल्य 1,431 रुपए है तो वो 100 रुपए हो गए होते 434 रुपए, यानी 80 गुना नहीं, सिर्फ 4.25 गुना का प्रॉफिट होता। अब आप कहेंगे कि इस गिरते बाजार में 4.25 गुना रिटर्न भी क्या कम है? गिरते बाजार में क्या 4.25 गुना रिटर्न किसी भी लिहाज से बहुत ज्यादा है। और साथ ही आप ये भी कहेंगे कि अगर रीलिस्टिंग के बाद शेयर खरीदे होते तब तो यकीनन ये 88.88 गुना फायदा होता। हाँ, जरा ठहरिए, कुछ और फैक्ट्स पर गौर करिए। रुचि सोया के केवल 28 लाख शेयर मार्केट में हैं और उनमें से भी रीलिस्टिंग के बाद से कुछ हजार की ही ट्रेडिंग हुई है। मतलब कुछ 100 लोग हैं जिन्हें इस तेजी का फायदा मिला होगा और उसमें से भी 10-1 लोग होंगे जिन्हें रीलिस्टिंग के बाद इसके शेयर मिले होंगे। लेकिन रीलिस्टिंग के बाद रोज ही अपर सर्किट लग रहा है। अपर सर्किट का मतलब सेबी यानी जो शेयर मार्केट की, जैसे बैंक्स के लिए RBI है वैसे सेबी है शेयर मार्केट्स के लिए। सेबी के नियमों के अनुसार एक दिन में रुचि सोया 5% से ज्यादा न बढ़ सकता है न घट सकता है। जैसे ही वो 5% बढ़ा, खरीद रुक गई। जैसे ही वो 5% घटा, बिकवाली रुक गई। और रुचि सोया के साथ दिक्कत ये कि रीलिस्टिंग के बाद से हर ट्रेडिंग सेशन में हर दिन आम लोगों के लिए शेयर मार्केट के खुलने से पहले ही अपर सर्किट लग जाता था, यानी आप शेयर्स नहीं खरीद सकते थे। इसका एक मतलब ये कि रुचि सोया का शेयर 27 जनवरी 2020 से लेकर 28 मई 2020 तक हर रोज बढ़ा। 5% बिना नागा बढ़ा, उतना जितना एक दिन में महत्तम बढ़ सकता था। लेकिन इसका दूसरा मतलब ये कि 27 जनवरी 2020 से लेकर 28 मई 2020 तक आप इसके शेयर खरीद भी नहीं सकते थे। आसान शब्दों में कहें तो 19 मई 2020 पहला ऐसा मौका था जिस दिन शायद आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता, मतलब शायद आपको शेयर मिल जाते। मगर रुचि सोया में एंट्री करना या फिर इससे एग्जिट करके प्रॉफिट बुक करना बराबर मुश्किल है। आसान क्या है, दूर से इसे घटते बढ़ते देखना और अफसोस करना। आपको कुछ फिगर्स बताएंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जैसे 30 दिसंबर 2007 को रुचि के एक शेयर का मूल्य 16,525 था, जो 25 जनवरी 2009 तक गिरकर 1680 हो गया। मतलब एक साल में ये 1/10 हो गया, यानी सीधा 100 का 10। 5 सितंबर 2010 को ये शेयर बढ़कर 14,115 रुपए हो गया। मतलब फिर 1.25 सालों में इन्वेस्टर्स के पैसे 8 गुना हो गए।
मतलब 1 लाख के 8 लाख। अब आप बताइए, क्या किसी कंपनी के शेयर केवल फंडामेंटल्स के आधार पर इतने फ्लक्चुएट करते हैं? तो इस शेयर के साथ पहले से ही सट्टे वगैरह के शक पैदा होते आए हैं। वैसे ही कुछ अब भी नजर आ रहा है। सवाल तो ये होना चाहिए कि क्या इस पर सेबी की नजर रहनी चाहिए। वैसे इतनी तेजी के बारे में एक अंतिम बात और बता दें। अगर 30 दिसंबर 2007 को आपने इस शेयर में 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज वो 90 रुपए से भी कम हो गए होते। और ये हम आपको बता रहे हैं सारा तेजी मंदी को जोड़ जाड़ कर, पूरा गणित करने के बाद। लेकिन यही तेजी कंपनी प्रमोटर्स के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है, क्योंकि अब उनके पास 99.03% शेयर्स हैं। हालांकि ये 99.03% शेयर्स वो अगले 1 साल तक नहीं बेच सकते लॉक इन पीरियड के चलते, लेकिन उनकी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन तो बढ़ता रहना है, क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? कुल शेयरों की संख्या इनटू प्रति शेयर मूल्य। यही लगा लीजिए कि जब कंपनी रीलिस्ट हुई तब उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन महज 500 करोड़ के लगभग था, जो आज 40,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो गया है, सिर्फ ऊपर की साधारण गणित के चलते। और इसी सब के चलते ये कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में बाटा, टाटा स्टील, हिंडाल्को जैसी कंपनियों को पछाड़कर सुर्खियां बटोर रही है। ये भी याद रखिए कि सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार लॉक इन पीरियड खत्म हो जाने के अगले 2 साल के भीतर रुचि सोया के प्रमोटर्स को अपने शेयर घटाकर 75% करने होंगे। यानी इसे रीलिस्टिंग के लिए 1 साल बीत जाने के बाद फ्लोटिंग शेयर्स की संख्या में वृद्धि देखने को मिलेगी और अपर सर्किट, लोअर सर्किट लगने इस पर बंद हो जाएंगे। तो शुरू में हमने आपसे एक सवाल पूछा था, अगर एक आदमी एक काम को 1 घंटे में करता है तो 3600 आदमी उस काम को कितने समय में करेंगे? उत्तर सिंपल है, 1 सेकंड में। लेकिन क्या ऐसा सच में संभव है? मतलब ऐसे तो आदमी बढ़ाते जाओ और काम नैनो और माइक्रो सेकंड में हो जाएगा, लेकिन ये असलियत में मुमकिन नहीं है। तो अब आते हैं स्टोरी के शुरू के पॉइंट पर, जहां हमने आपसे कहा था कि अगर आप 27 जनवरी 2020 को इसमें 1 करोड़ रुपए लगाए होते, किसी से ब्याज में उधार लेकर भी, तो आप उसे उसके पैसों का 5 गुना लौटाकर भी 75 करोड़ के मालिक बन गए होते। लेकिन वास्तविकता देखिए, पूरे 1 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए आपको रुचि सोया के 5,60,000 के करीब शेयर खरीदने होते, वो भी ठीक तब जब शेयर रीलिस्ट हुए थे, यानी 27 जनवरी 2020 को। उसके बाद जितनी देर करते रहते उतना फायदा गुणात्मक रूप से घटता रहता। सोचिए, 5,60,000 के करीब शेयर, इतने शेयर्स तो रुचि सोया को रीलिस्ट होने के को 6 महीने आए हैं, अभी तक ट्रेड ही नहीं हुए हैं। तो सार यही है कि बड़ी बड़ी हेडलाइंस बना रहे ये शेयर प्राइस, ये गुणात्मक प्रॉफिट प्रमोटर्स को छोड़कर किसी को भी नहीं हुआ है। और जिनको छोटा मोटा 1000, 10,000 का प्रॉफिट हुआ भी है, वो भी गिनती के लोग हैं। आप अपने आसपास ढूंढ कर देखिए कितने लोग मिलते हैं, लेकिन रुचि सोया से लाखों का नुकसान उठाने वाले बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। तो ये थी जानकारी रुचि सोया की, जो बना रहा है आजकल हेडलाइंस। अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो मुझे dlalantoppp@gmail.com पर मेल करें। ये जानकारी आपके लिए लेकर आए थे दर्पण। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया।